सभी फ्रेंडों को गुड इवनिंग। दोस्तों, ठंड बहुत हो रही है, थोड़ा अपना ख्याल रख के चलना, ठंड से थोड़ा सा बच के। देखिए, आज 6 तारीख हो गई, यानी कि 9 तारीख से पेपर आपके शुरू हो रहे हैं सीटेट के। जिसका भी 9 को या 10 को जो भी पेपर है, अपना ध्यान से सही से करके आना। टारगेट वही रहना 120 प्लस के, क्योंकि दोस्तों इस बार सीटेट के 1/4 का मतलब जैसा आपके 100 नंबर है तो आपके 25 नंबर आपको उसमें लगेंगे। प्राइमरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो प्राइमरी के लिए कहा है ये, जैसे आपके 100 नंबर आते हैं तो मैं 1/4 का आपका 25 नंबर पक्के हैं, उसमें मेरिट लगेगी। सी टेट हो या टेट हो आपका या सुपर टेट हो, 1/4 बाकी आपका एकेडमी रिया। तो इसी हिसाब से आप तैयारी चलना। आज हमारी क्लास होगी EVS NCERT सी टेट दिसंबर जनवरी। टारगेट हमारा क्या है? दिसंबर और जनवरी का सी टेट का। NCERT क्या है? EVS पर लेकर आए प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न है। चलो क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक झांक कर और ये सिद्ध किया है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब उस विज्ञान की बात कर लेते हैं। चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने मटर का प्रयोग आविष्कार करा था ग्रेगर मेंडल ने। या जॉर्ज स्ट्रेल या रोनाल्ड रॉस। अगर हम इसकी बात कर लेते तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? जिसने मच्छर के पेट में अंदर झांक कर देखा कि मलेरिया इसी से फैलता है, तो वो होते हैं रोनाल्ड रॉस। डी ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा रोनाल्ड रॉस के बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, रोनाल्ड रॉस एक नमक जो वैज्ञानिक थे, वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक ब्रिटिश में रहने वाले वैज्ञानिक थे। सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक इन्होंने झांक कर और ये सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रोनाल्ड रॉस को मलेरिया के परजीवी के जीवन चक्री खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवा दी तो रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मतलब उनको कड़वी दवा दी तो किस रोग से पीड़ित होता है? मियादी बुखार, अतिसार, हैजा या मलेरिया। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, देखिए मलेरिया, डी ऑप्शन इसका सही है। मलेरिया के प्रश्न तो बहुत ही बनते हैं, हर बार तुम्हारा एक ना एक प्रश्न तुम्हारा EVS में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। देखिए, एक प्रश्न उन्होंने बताएंगे भी। देखिए, कब कभी लगना या बुखार, सिर दर्द या अंत में पसीना आना मलेरिया के रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस के काटने से फैलता है। मलेरिया के उपचार में एंटीवरीन, मेलुब्रीन या सोचोचिन या कमाविक्स या क्लोरोक्विन एवं आर्सिटीसुनेट नामक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी कारगर होती हैं, काफ़ी लाभदायक होती हैं। तीसरा प्रश्न आपका, अल-बुरूनी कौन थे? वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। या बी ऑप्शन करेगा, वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाजार का अध्ययन करने आया था। सी ऑप्शन कह रहा है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो कौन था? अल-रुबिन एक उज्बेकिस्तान का एक यात्री था। कौन था? यात्री था। उसने एक किताब लिखी है जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो आपको कौन सा आंसर सही है? सी आंसर इसका सही है। अल-बुरूनी उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब तहकीक ए हिंद, किताब उल हिंद लिखी है जो हमारे देश के इतिहास में
इतिहास को जानने में सहायक है। सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ अल-बुरूनी भारत आया था। उसका असली नाम अबू रेहान मोहम्मद था। अल-बुरूनी ने अपनी पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, चरित्र, आचार आचरण या व्यापार या परंपरा और वैज्ञानिक नाम का वैज्ञानिक किस वर्णन भी किया था इन्होंने। चौथा प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को देख सकते हैं। देखिए, रात में जागने वाले जानवर ऐसे हैं कि जो हर चीज़ को देख सकते हैं। क्या है वह? हर रंग को देख सकते हैं या केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं या केवल हरे रंग में देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो हरा रंग तो हमें रात में दिखेगा नहीं, केवल लाल ये भी नहीं दिखेगा, सिर्फ रात में आपको काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है। तो अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका बी आंसर ही सही है, क्योंकि रात में जागने वाले जंतुओं की आँखें सलाखों की संख्या अधिक होती है जबकि शंकुओं की संख्या बहुत कम होती है। यह अनुपस्थित होता है क्योंकि इन जंतुओं को हर वस्तु काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है। इन वस्तुओं को वस्तु काली और सफ़ेद ही दिखाई देती है। पांचवा प्रश्न आपका, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। देखिए, ये प्रश्न तो हर बार इस टाइप का प्रश्न तो बार बार पूछे जाते हैं हाथियों के बारे में। अगर हम बात कर लेते हैं, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें, हथनी 14 और 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं, चलिए मान लेते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है, हाथी के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। नहीं, ये गलत है, क्योंकि सभी होने चाहिए ना। और सी कह रहा है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। हाँ, ये बात मान लेते हैं। और एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, ये भी गलत है आपका। तो अगर हम इसकी बात करें ए और आपका सी सही है, तो आपका दूसरा आंसर सही है। क्योंकि देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं तथा झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता ही होती है। छठा प्रश्न आपका, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागकोश, पराग या मूलाकुर या वर्तिकाग्र। तो जो देखिए, फूल के अंदर क्या है, कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पराग बोलते हैं। बी आंसर इसका सही है, पराग। क्योंकि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीज में कुछ पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें पराग कहते हैं। पराग कणों के परागकोश में मुक्त होकर उसी जाति के पौधे जायंग के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधों पर स्थित किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे स्वयं परागण कहते हैं। परंतु जब परागण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे हम स्वयं यानी कि पर परागण भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, सातवां, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ बेचने मिलेगी? अगर हम इस चीज़ को बात तो कौन सी चीज़ बेचने मिलेगी, बात कर लेते हैं प्रश्न में। ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल या छोले भटूरे, लस्सी। गुजरात से अगर हम यानी अहमदाबाद से हम गुजरात जाएं तो, या इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी या साग तथा ठंडा दूध। अगर हम इसकी बात करें तो ये आंसर ठीक है इसका। देखिए, अगर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, यदि कोई भी व्यक्ति रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए तो सामान्य उस रेलवे स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल वहाँ पर ये प्रसिद्ध हैं वाले अधिकतर मिलेंगे, क्योंकि ये सब यहाँ के स्थानीय खाद्य पदार्थ हैं। क्या? आपका ढोकला और चटनी, नींबू वाले चावल। जैसा आपका केरल का नारियल। आठवां प्रश्न है, उस पक्षी का नाम बताइए जो अपनी गर्दन बहुत अधिक से खिलाते हैं, इसका क्या कारण है? उड़ सकते हैं, या पक्षियों की आंखों की तुलना घूम नहीं सकती, या पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, या उनके कान आंखों से ढके होते हैं। अगर हम आठवें प्रश्न की बात करें
तो पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, तो वो इसलिए गर्दन वो घुमाते हैं, क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए पक्षी अपनी गर्दन बहुत तेज़ी से घुमाते हैं। 9वां प्रश्न आपका, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से ये कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। देखिए प्रश्न रिपीट हो गया। तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? चावल, चीनी, आंवला, ये तो आयरन नहीं मिलेगा इसमें। हरे पत्तेदार सब्जियाँ, गेहूँ, संतरा, या गुड़, नींबू, मटर। आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी या गुड़। अगर हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियाँ और गुड़। आंवला में वैसे विटामिन सी होता है हमारे दोनों खून के, इसमें अगर हम एनसीईआरटी में माने तो इसका आंसर सही है, डी आंसर सही है। देखिए खून में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ आदि खाना चाहिए, क्योंकि इनमें आयरन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। एनसीईआरटी रिकॉर्डिंग देख पाया जाता है। आयरन तो वैसे हमारा देखिए पालक और क्या कहते हैं, आयरन पालक में और मेथी में आयरन पाया जाता है, पर ये चीज़ इसमें नहीं है। एनसीईआरटी के हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग, तो आपका आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़ जो आयरन को भरपूर यानी हीमोग्लोबिन की पूर्ति करते हैं। 10वें प्रश्न बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समाज का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, कक्षीय अधिगम को, देखिए ये प्रश्न कितना, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन को जोड़ना, तो सी आंसर ही इसका सही है। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, देखना और सीखे अनुकरण प्रणाली के माध्यम से सीखना प्रदान ही ये बालकों के अधिगम कार्यों को आसान कर देता है। 11वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? अगर हम बात कर लेते हैं, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों ज्ञान व कौशल से लैस करना चाहिए। अगर इसकी हम लैस करना है, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों ज्ञान व कौशल से लैस करना चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इसे छोड़िए, ये हमारा आंसर नहीं है। उसे शिक्षार्थियों पर्यावरण से सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, ये ठीक है। उस शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और सक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे बढ़े, ये भी ठीक है। उस शिक्षार्थियों को मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो अब हम बात करें नहीं है, तो ये आंसर ही इसका सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है ये प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता स्थान दिया गया है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, चिंतन और विस्मय के लिए, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तकनीकी शब्दों की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, अधिक संख्याओं में अभ्यास करने के लिए। अगर हम 12वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो देखिए जहाँ पे आपको अवसर उपलब्ध मिले तो समझ लो पॉजिटिव कर देना, तो आंसर यही आपका ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव को दर्शा रहा है, तो इस प्रश्न को आप सही कर देना। देखिए अवसर का मतलब है, अवसर प्रश्न कह रहा है कि चिंतन और विषय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर्यावरण अध्ययन में उच्च प्राथमिकता या स्थान दिया जाता है। अवसर जहाँ पर आपको मिले अवसर, तो समझ लो ये प्रश्न सही, अवसर पर टिक कर देना। 13वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविता और कहानियों को शामिल करने की निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? विषय में रुचि का विकास करना, नित्य एक रस विषय वस्तुओं में बदलाव करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना।
अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो नहीं है। देखिए विषय में रुचि का विकास करना ये तो मान लेते सही है। नित्य रस विषय में वस्तु बदलाव करना ये भी नहीं है। ये सही है, ये सही है, तो आपका बी आंसर सही है। नहीं है, इसमें पूछा तो नहीं है तो मतलब ये सही है बी। देखिए पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों कविता और कविताओं को शामिल करने का उद्देश्य नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना नहीं है, बल्कि विषय की में रुचि उत्पन्न करना, शिक्षार्थियों को आनंद की अनुभूति करना तथा शिक्षार्थियों को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए। 13वां प्रश्न 14वां प्रश्न है। चौदहवें प्रश्न कह रहा है आपका पर्यावरण, ये पर्यावरण, यहाँ पे जो प्रश्न है पर्यावरण था, यहाँ पे जो कट गया इसको सही से कॉपी, यहाँ पे इसको हम पर्यावरण पढ़ेंगे। पर्यावरण यहाँ पे लिख देते हैं पर्यावरण। पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चों के प्रति, सही जीवन के प्रति, सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करता है? तो यहाँ भय एवं पूर्वग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ये विषय को एक सामाजिक विक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों की अति आवश्यकता है। ठीक है, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है ये शब्दावली और परिभाषा ऊपर अधिक बल देती है। नहीं, डी आंसर इसका गलत है, यही आंसर सही है। क्योंकि पर्यावरण की अगर हम बात कर लेते हैं, पर्यावरण की एक अच्छी पाठ्य चर्चा को बच्चों के प्रति, सही जीवन के प्रति, सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्य चर्चा की आपकी जो विशेषता है वो भय एवं पूर्वग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है, जो विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, तथा ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है, जबकि शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देना प्रश्नगत पाठ्य से महत्वपूर्ण नहीं है। ये 15वां प्रश्न है। नालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विभिन्न जानवरों के चित्र को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, या विभिन्न जानवरों के चित्र को श्यामपट्ट पर बनाना, या जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर ले हैं तो जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, मतलब सी आंसर सही है इसका। सी आंसर कह रहा है, देखिए जो नालिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित करना चाहती है, प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए जानवरों तथा उनकी उपयोगिता आधारित फिल्म प्रदर्शित कर उनके ज्ञान में वृद्धि करना उनकी उपयोगिता या युक्ति होगी। सोलहवां प्रश्न आपका कक्षा 5 की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें, ये सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन इसलिए है किया गया मतलब क्योंकि क्या किया गया है मतलब क्यों है। तो इस स्तर बच्चों के सही उत्तर नहीं लिख सकते। बी ऑप्शन कह रहा है ये आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। सी ऑप्शन कह रहा है ये जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगर हम सॉल्व में इसकी बात कर लेते हैं, सॉल्व में प्रश्न, तो ये इसे कहा है खंड को शामिल किया गया है, क्या आप समझें सुझाव दिया गया कि खंड में शामिल प्रश्नों को उत्तर सही दिए।
तो ये जानने में शिक्षकों की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। सी आंसर इसका सही है। कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन में पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें? ये खंड देने का मुख्य उद्देश्य है कि जब शिक्षार्थी द्वारा पूरे पाठ को पढ़ने तथा अध्यापक के द्वारा पढ़ने के बाद छात्र जब उस खंड को हल करेगा तो ये जानकारी प्राप्त हो सकेगी कि छात्र किस प्रकार कितना सीख रहा है। 17वां प्रश्न है, प्रयोगशीलता, योजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्व का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो श्यामपट्ट वस्त्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाना, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तक बताता है। सी ऑप्शन करेगा, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। अगर हम 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 17 में सी आंसर सही है, क्योंकि शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। अगर एकत्रित करें तो मतलब सी आंसर इसका सही है, क्योंकि प्रयोगशीलता, खोजना या जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन की सक्रिय अधिगम अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम खाना चाहिए संकल्पना के बारे में बताने के लिए शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें, जिससे हमें खाने की पौष्टिकता का पता चल सके। 18वां प्रश्न है, कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गति का निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। तो शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण ले जाना, विशिष्ट उदाहरणों में संकल्पना की व्याख्या या संकल्पना को समझाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग या प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। अगर हम 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो शिक्षकों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, ये आंसर सही है, क्योंकि कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका द्वारा शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना की योजना पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि हम हवा सादृश्य है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। प्रश्नगत प्रकरणों से प्रभावी तरीके से पढ़ने के लिए सार्थक गतिविधियों से विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या करता है। 19वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, किसका उद्देश्य है? प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषा सिखाना या घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। तो प्रत्येक हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। अगर हम 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये आंसर सही है, प्रत्येक हस्तपरक को अनुभव उपलब्ध कराना, ये आंसर ठीक है इसका, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न खंड करके देखो शामिल किया गया है। उद्देश्य है कि हस्तपरक के अनुभव उपलब्ध कराना, बालकों को क्रिया विधि से अर्थात करके सीखने को जिज्ञासा या शिक्षा देने के लिए अधिगम विकास को पर्याप्त वृद्धि हो सके। 20वां प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्ते कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। अगर हम 20वें प्रश्न की बात कर लें तो शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, डी आंसर इसका सटीक है, क्योंकि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्ते कार्य को मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे छात्रों की पर्यावरण अध्ययन संबंधी विषयों को जानने में रुचि उत्पन्न होगी तथा वे पर्यावरण अध्ययन कार्य रुचिपूर्वक सम्मान कर सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न,
21वां प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक सत्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यह आपका शिक्षार्थियों की सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, तो सी आंसर ठीक है इसका। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का अवलोकन करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, और सक्रिय अधिगम के माध्यम से बालकों में पर्यावरण अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, जिससे पर्यावरण अधिगम की सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे वो। बाईसवां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य नहीं है। इससे शिक्षार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यास ऊपर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। बी ऑप्शन कह रहा है, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है, इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। अच्छा 22वां, और आपका डी कह रहा है, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग्य बनाना चाहिए। देखिए अगर हम इसके बारे में, तो ये भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, डी आंसर गलत है इसका, क्योंकि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने का योग्य बनाना चाहिए। ये हमारा प्रश्न गलत है, क्योंकि पर्यावरण हमारा जो अध्ययन कहता है, पर्यावरण कह रहा है कि विद्यार्थियों को विद्वान विचारों और अभ्यासों का प्रश्न कराने के योग्य बनाना, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना तथा संस्कृति अभ्यासों को विविधता का सम्मान करने के योग्य बनाना सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 23वां प्रश्न आपका, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग और समानता जैसी सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें, कौन सा प्रभावी होगा, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, या शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। सी ऑप्शन कह रहा है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। सी आंसर ठीक है इसका। क्योंकि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। 24वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करना क्या है, नहीं करना है। तो शिक्षार्थियों का अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने, या शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। यही आंसर डी सही है इसका, पूछा है नहीं करना। देखिए अगर हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शामिल शिक्षार्थियों अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण की कमियों की पहचान तथा शिक्षण के सीखने को बढ़ावा देने को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। ग्रेडिंग और रैंकिंग ये नहीं है इसमें। 25वां प्रश्न कह रहा है आपका, नीचे लोग कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खान, अगर हम इसकी बात कर लें, क्रियाकलाप दे रखे हैं, तो खानों का उत्खनन खुदाई, खानों का जो उत्खनन क्या है, खुदाई, ये सही है मान लेते हैं। और बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियों को, ये सही है चलो। बाजारों में बेचने के लिए पत्तियों में जड़ी बूटी इकट्ठी करना, गलत। बांस से टोकरी बनाना, गलत, बांस से टोकरी। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, गलत। अगर हम इसकी बात है ए और बी, ए और हम बी की बात कर लेते तो आंसर इसमें कौन सा होगा, ए और बी। तो आपका ए और बी दूसरा आंसर सही है। देखिए खननों का उत्खनन तथा बांधों का निर्माण जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, जबकि बाजार में बेचने के लिए पत्ती एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बनाना तथा गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना आदि जंगल के गायब
होने के लिए जिम्मेदारी नहीं है। आपका छब्बीसवें प्रश्न बात कर लेते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो अगर हम बात करें, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसा से तांबा तथा टिन से पिघला कर तैयार किया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ठीक है। कौन सा अत्यंत मजबूत कौन से बर्तन, अगर हम इसकी बात करें कौन सा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। सी। अच्छा, कौन सा नहीं, सी ऑप्शन में है आपका जो टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ कांसा। इसको हम कर लेते हैं, कांसा कर लो, कांसा। तो कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। अगर हम बी और सी की बात कर लेते हैं तो बी और सी ऑप्शन देखते हैं इसमें है क्या नहीं। बी सी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हमारा बी और सी, तो हमारा ये आंसर सही है, पहला आंसर सही है, बी और सी। बी और सी कह रहा है आपका, बी और आपका सी कह रहा है कांसा से तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सही है। यहाँ पे क्या आपका कांसा है, क्या आपका कांसा, कांसा। तो कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। तो ये दोनों आंसर सही है इसके। 27वें प्रश्न है। 27वें प्रश्न कह रहा है गांधी धाम, देखिए गांधी धाम गुजरात के रहने वाले कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफल यात्रा की दिशा कौन सी होगी, कौन सी होगी। तो पहले पूर्व दिशा में चलेगा। अच्छा, पहले वो पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में चलेगा। तो हमारा ए आंसर इसका सही है, क्योंकि गांधी धाम गुजरात का रहने वाला एक कोई भी व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो उसके सफ़र की जो दिशाएं होती हैं, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा, पहले पूर्व दिशा में चलेगा फिर दक्षिण दिशा। क्योंकि जो गांधी धाम है गुजरात पश्चिम में स्थित है, वहाँ से भोपाल आने के लिए व्यक्ति को पूर्व दिशा की ओर जाना होगा। फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जो भोपाल के दक्षिण में स्थित है, अतः व्यक्ति को वहाँ से दक्षिण दिशा में जाना होगा। प्रश्न आपका 28वां प्रश्न कह रहा है आपका कि किसी शहर, देखिए 28वां प्रश्न कह रहा है कि किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था कि 1 सेंटीमीटर मतलब 110 मीटर यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। अगर हम मान लेते हैं एक स्केल 1 सेंटीमीटर है और दो स्थानों के बीच की दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसकी मान लें 15 सेंटीमीटर, एक स्केल 15 है, तो अगर हम इसकी माने 15 सेंटीमीटर गुणा 110, तो हो जाएगा आपका 110 सेंटीमीटर 1650, ये हो जाएगा आपका 1650 सेंटीमीटर, 1650 हो जाएगा। अगर हम 1650 मीटर है, 1650 क्या है आपका मीटर है। जब इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, क्या हुआ ये, इसको हम जो मीटर में चेंज करेंगे, क्या सिस्टम हो गया ये। तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। देखिए जब हमारा कितना था, दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 115 16 गुणा 110। जब हम इसको आज करेंगे तो आ जाएगा आपका 1650 मीटर हो जाएगा। ये 1650 मीटर क्या हो जाएगा आपका, ये मीटर हो गया, ये हो गया मीटर। आज जब हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1.650 क्या हो जाएगा किलोमीटर हो जाएगा, 650 किमी या किमी, ठीक है, ये किमी हो जाएगा।
तो अगर हम 1 650 है तो हमारा डी आंसर इसका सही है, क्योंकि 1 600 किलोमीटर डी आंसर इसका ठीक है। अब हम प्रश्न बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 29वां प्रश्न। माउंट एवरेस्ट का एक भाग है भारत का, तिब्बत का, नेपाल का या म्यांमार का। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गलत है, डाउट है, फिर भी देख लेते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट नेपाल का एक तिब्बत में स्थित, देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है, नेपाल व तिब्बत में स्थित है। नेपाल व तिब्बत में स्थित है, दोनों मान लेते हैं स्थित है। जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848, इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो आपकी 8,848 मीटर है, मीटर है, मीटर है, मीटर है, मीटर है। तो इसे नेपाल में, और इसको नेपाल में किस नाम से पुकारते हैं, इसको नेपाल में सागर, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारते हैं, सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। तो इसके देखिए हमारा बी तिब्बत भी सही है और आपका सी भी सही है, तिब्बत का और नेपाल में, दोनों आंसर इसके सही हैं। इस टाइप से तो हमारा बी और सी दोनों आंसर ठीक है। नेक्स्ट 30वां प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए 30वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे ADE, देखिए नीचे दिए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अंधे लोगों को सामान उठाने में मदद करना, चलो सही है, मान लेते हैं, हम मदद करेंगे, हेल्प बिल्कुल। और पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, इसको नहीं। जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, ये भी गलत। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये ठीक है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी ठीक है। तो अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयोग में से चयन कीजिए। अगर माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी का उपयोग में से चयन कीजिए, तो अगर हमारा बात कर लेते हैं कौन सा है, ए और आपका डी और आपका ई आंसर, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें, कौन सा आंसर मिल रहा है। AD, अगर हम बात कर लेते हैं AD कौन सा मिल रहा है हमारा, AD, तो हमारा चौथा आंसर ये AD, ये आंसर इसका सही है। फ्रेंड्स ये रहे आपके EVS प्रश्न। इसी टाइप के आपके EVS प्रश्न CTET की परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए कोऑपरेट करना, पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत इजी रहेगा, थोड़ा सा मेंटेन करना, थोड़ा सा होपलेक्स मत होना, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है CTET का। ये रहे फ्रेंड्स, इसके बाद में आपकी क्लास बायोलॉजी की TGT PGT LT की क्लास रहेगी। जो मित्र बायोलॉजी तैयारी कर रहे हैं वो हमारी क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अन्य योग्यता वाले भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर।